नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विकास कुमार हिंदी धारा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम इस कक्षा की शुरुआत करेंगे एक नए टॉपिक के साथ, और बीच बीच में हम जो डाउट हैं वो उठा रहे हैं। आपकी शंकाओं का समाधान लगातार जारी है। आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे। एक वर्ण है, वर्ण के अंदर वर्ण के अंदर जो उच्चारण अवयव होते हैं उनके आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। उच्चारण अवयव बोल दो, चाहे श्वास अवरोध के आधार पर बोल दो। श्वास अवरोध के आधार पर, श्वास अवरोध के आधार पर, श्वास अवरोध के आधार पर वर्णों के प्रकार हैं वो कितने होते हैं? 8 होते हैं। अब सबसे पहली बात है कि श्वास अवरोध क्या होता है। श्वास अवरोध है वो कितने प्रकार का होता है? अवरोध क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। अब श्वास अवरोध है, उसके आधार पर वर्णों के प्रकार तो कितने हैं? 8 हैं। लेकिन श्वास अवरोध है वो खुद 5 प्रकार का होता है। आपने पढ़ा होगा जो उच्चारण स्थान है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, 5 मूल उच्चारण स्थान है। मूल उच्चारण स्थान की संख्या 5 है। उच्चारण स्थान कितने प्रकार के होते हैं? ये तो बहुत ही स्टूपिड प्रश्न है, कितने ही बना लो, कितने ही बना सकते हैं। लेकिन अगर पूछ ले मूल उच्चारण स्थान कितने होते हैं, तो आपको पता है कि मूल उच्चारण स्थान हम पढ़ते हैं 5, और उन 5 उच्चारण जो स्थान है उनके आधार पर रुकावट पैदा होती है बोलने के अंदर। जब हम बोलते हैं तो बीच के अंदर हमें रुकावट पैदा होती है, और वो रुकावट कितने प्रकार से पैदा होती है? 8 प्रकार से पैदा होती है। श्वास अवरोध के आधार पर, श्वास अवरोध के आधार पर वर्णों के प्रकार। नंबर पहला प्रकार है वो है स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन। दूसरा प्रकार है वो है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। और तीसरा प्रकार है वो होता है विद्यार्थियों संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन। 3 तो ये हो गए। अब क्या है, कौन कौन से होते हैं ये बात महत्वपूर्ण नहीं है, सभी जानते हैं कौन कौन से होते हैं। लेकिन वर्तमान के अंदर जो परीक्षा प्रणाली है, परीक्षा पैटर्न चल रहा है, उसके अंदर बेटा यहां से परिभाषा पूछने लगे। रीट के अंदर दोनों एग्जाम के अंदर परिभाषा आई है, फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड में दोनों भाषाओं के अंदर यहां से परिभाषा पूछी गई है। अन्य पीछे की जितनी भी भर्तियां देखोगे आप, तो हिंदी के अंदर यहां से परिभाषा पूछने लग गए हैं। और आमतौर पर बच्चा क्या होता है कि वो इनको याद कर लेता है कि स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, संघर्षी कितने होते हैं, स्पर्श संघर्षी कितने होते हैं। तो सबसे पहले परिभाषाओं पर ध्यान रखना है। उसके बाद चौथा प्रकार है वो है नासिक्य। नासिक्य व्यंजन। नासिक्य व्यंजन। उसके बाद विद्यार्थियों 5वां प्रकार है वो है परकंपित। परकंपित परकंपित व्यंजन। और उसके बाद 6ठा प्रकार है वो है अर्धस्वर। अर्धस्वर। उसके बाद जो 7वां प्रकार आएगा वो आएगा हमारे लुंठित 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 व्यंजन। और अंतिम और जो 8वां आएगा वो आएगा द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन। ये 8 प्रकार के होते हैं। श्वास के अंदर जो रुकावट पैदा होती है, उस रुकावट के आधार पर वर्ण है वो कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, उसके बाद है संघर्षी व्यंजन, नासिक्य, परकंपित, अर्धस्वर, लुठित, और उसके बाद द्विगुण व्यंजन। इतनी बात हो गई। ये तो है 8वां प्रकार। अब बच्चों इसकी एक एक करके बात कर रहे हैं। परिभाषा क्या होगी?
सबसे पहले परिभाषा है, परिभाषा पर बात कर लूं मैं। पहला प्रकार लेके आ रहा हूं मैं सपर्शी व्यंजन। सपर्शी व्यंजन ये रहा आपका सपर्शी व्यंजन। इसकी परिभाषा ज्यादा बेटा मैं मौखिक बताने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा शॉर्ट लिखूंगा मैं, याद हो जाएगी आपके। सपर्शी व्यंजन, इन व्यंजनों के अंदर क्या होते हैं, दो उच्चारण अवयव है वो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। दो उच्चारण अवयव, उच्चारण अवयव, अवयव का अर्थ होता है बेटा, क्या होता है अर्थ अवयव का, दो उच्चारण अवयव परस्पर एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, स्पर्श करते हैं। ये परिभाषा होगी। किस प्रकार करेंगे अभी बात कर रहे हैं, ये परिभाषा होगी, शॉर्ट में लिख दी मैं। हाँ, मैं कह रहा था अवयव किसे कहते हैं। एक तो होता है हिंदी के अंदर अव्यय, एक तो क्या होता है अव्यय होता है, और एक होता है अवयव। अव्यय कहते हैं अविकारी शब्दों को, जिन शब्दों का रूप परिवर्तित न हो, जिन शब्दों पर लिंग का और वचन का कोई प्रभाव न पड़े, अव्यय कहलाते हैं। और अवयव का अर्थ होता है जिन बच्चों की कामायनी पड़ी हुई है जयशंकर प्रसाद की, उनको पता है। एक जगह नाम आया है अवयव, कामायनी अगर पड़ी हुई है जयशंकर प्रसाद की, सेकंड ग्रेड के अंदर लग रही है। अवयव का अर्थ होता है भाग, अंग, शरीर के हिस्से, अवयव। दो उच्चारण अवयव एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। कैसे करेंगे स्पर्श? उच्चारण अवयव कितने होते हैं? उच्चारण अवयव 5 हैं। कंठ है, तालु है, मसूड़े यानी मुर्दा है, दंत यानी दांत है, और ओष्ठ यानी होठ है। ये एक दूसरे को स्पर्श करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे? स्पर्शी व्यंजन कहलाएंगे। कभी तो दांत है, ये दांतों से टकराएगा, मिल जाएगा। कभी होठ आपस में मिलेंगे, कभी जीभ है वो तालु के मिलेगी, कभी दांतों के मिलेगी जीभ। ये पांचों के पांचों अवयव है वो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो क्या कहलाते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं? क, ख, ग और घ। उसके बाद बेटा च वर्ग के, सॉरी ट वर्ग के, च को छोड़ना है। फिर बेटा ट वर्ग के प्रथम 4, त वर्ग के प्रथम 4, और प वर्ग के प्रथम 4। 4 प्रत्येक वर्ग के 4 हैं। 4 वर्गों के कितने हो गए? 16 हो गए। ये 16 व्यंजन क्या कहलाएंगे? स्पर्शी व्यंजन। एक दूसरे को उच्चारण अवयवों ने क्या कर लिया? एक दूसरे को स्पर्श कर लिया, एक दूसरे को छू लिया, स्पर्शी व्यंजन। अब दूसरा प्रकार है। दूसरा प्रकार कौन सा था? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन। इसकी परिभाषा फिर क्या हो जाएगी? मेरा उद्देश्य केवल परिभाषाएं कराना है आपको, और आप जानते हो आमतौर पर क्या है, बहुत सी किताबें, 25-30 किताबें मैंने देखी है जिनमें परिभाषाएं नहीं है, केवल सीधा बता देते हैं ये स्पर्शी होते हैं, कारण नहीं बताया गया, और एग्जाम के अंदर कारण पूछते हैं। स्पर्श संघर्षी। अब क्या होगा? दो उच्चारण अवयव एक दूसरे को स्पर्श करेंगे तो स्पर्शी कहलाएगा। लेकिन इस दूसरे भाग के अंदर क्या होगा? उच्चारण अवयव एक दूसरे को स्पर्श करेंगे, लेकिन उच्चारण करते ही पुनः अलग हो जाएंगे। उच्चारण करते ही पुनः अलग हो जाएंगे। क्या लिखूं मैं? दो अवयव क्या करते हैं? एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। यहां तक तो ठीक है, स्पर्शी है यहां तक, तो पहले वाली परिभाषा यहां तक तो
दो उच्चारण अवयव एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, फिर क्या होगा भाई? फिर हो जाएगा परंतु। क्या हो जाएगा? परंतु उच्चारण होते ही, उच्चारण होते ही पुनः अलग हो जाएंगे। पुनः क्या होंगे विद्यार्थियों? अलग हो जाएंगे। कर दिए भैया अलग, ये रहा अलग हो जाएंगे, कर दिया। ठीक है, दोनों में अंतर है। उसमें तो उच्चारण अवयव चिपके हुए रह जाएंगे, अंत तक चिपके रहेंगे जब तक कोई दूसरा शब्द न बोले। लेकिन इसके अंदर क्या है? उच्चारण करने से तुरंत पहले अलग हो जाएंगे। अगर अलग नहीं हुए तो उच्चारण भी नहीं होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बोल रहा हूं च, छ, जय और झय। चैवर को छोड़ा था ना पहले, ये देखिए चैवर को छोड़ दिया था यहां से। क्यों? क्योंकि ये स्पर्शी व्यंजन है होकर क्या है? स्पर्श संघर्षी है। अब देखिए, मैंने चाय बोलने से पहले अपने मुंह का आकार बना लिया, यानी मेरी जीभ है वो तालू से भिड़ गई। अब बेटा जब तक मैं उसको अलग नहीं करूंगा जीभ को, तब तक चय का उच्चारण नहीं होगा। स्पर्श तो कर लिया, जीभ ने तालू को स्पर्श कर लिया, लेकिन चय बोलने से पहले मुझे जीभ को हटाना पड़ेगा वहां से, अन्यथा उच्चारण नहीं कर पाऊंगा। कौन कौन से? स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन दूसरा प्रकार हो गया। संख्या पूछे तो आपको पता ही है कितनी दिखाई दे रही है? 4 है। चय वर्ग के प्रथम 4। उसके बाद बेटा तीसरा प्रकार था हमारा संघर्षी, संघर्षी व्यंजन। तीसरा प्रकार है संघर्षी व्यंजन। ये रहा संघर्षी। इसमें क्या होगा? दो उच्चारण अवयव एक दूसरे के इतने निकट आ जाएंगे, कितने निकट आ जाएंगे? इतने निकट आ जाएंगे कि वायु है जो मुंह से वायु बाहर निकलेगी वो बेटा इनसे टकरा कर, इनके घर्षण करते हुए बाहर निकलेगी, घिसते हुए बाहर निकलेगी। दो उच्चारण अवयव है वो एक दूसरे के बहुत निकट आ गए। अब बेटा वायु को बाहर निकलना है, जब हम उच्चारण करते हैं तो मुंह से वायु बाहर निकालते हैं, तो ये वायु है ना, ये बेटा उच्चारण अवयव बहुत निकट आ गए, बीच में बहुत कम स्पेस बचा है, जगह कम है। जगह कम है तो क्या होगा? वो इन अवयवों के घर्षण करेगी, और घर्षण करेगी तो घर्षण करने से गर्म वायु उत्पन्न होती है, घर्षण करने से गर्म वायु उत्पन्न होती है। इस कारण इनका एक नाम और क्या है? उष्मेय व्यंजन। दो उच्चारण अवयव एक दूसरे के बहुत निकट आ जाएंगे, वायु घर्षण करके बाहर निकलती है। क्या लिखूं मैं? शॉर्ट में लिख रहा हूं उच्चारण, उच्चारण अवयव के क्या होता है? वायु का घर्षण होता है। उच्चारण अवयव है, उनसे वायु घर्षण करेगी, घर्षण करने से गर्म वायु उत्पन्न होगी, गर्म वायु उत्पन्न होगी। कौन कौन से हैं? स, स और एक है। संख्या कितनी हो गई बेटा? इनकी भी संख्या 4 हो गई। ये कौन सा प्रकार था हमारा? ये प्रकार था हमारा यहां तक तीसरा, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन और संघर्षी व्यंजन। उसके बाद बेटा चौथा प्रकार कौन सा था? चौथा प्रकार था नासिक्य व्यंजन। बात कर रहा हूं चौथे प्रकार की। कौन सा? नासिक्य व्यंजन। क्या है परिभाषा? वायु नाक द्वारा बाहर निकलेगी, नाक द्वारा बाहर निकलेगी, मुंह से निकलेगी नहीं, वायु नाक द्वारा। हाँ, नासिक्य व्यंजन में ध्यान रखना भी, मुंह प्लस नाक दोनों से बाहर नहीं निकलती है, वायु केवल नाक से बाहर निकलती है। अंग, इए, अण, ने, मैं। बोला तो मुंह से जा रहा है
लेकिन वायु जो बाहर निकलेगी वो ध्यान रखना, मुख व नाक दोनों पूछेंगे आपसे। मुख व नाक से बाहर निकलती तो है, लेकिन चंद्र बिंदु के अंदर निकलती है भाई, नासिके में नहीं निकलती, अनुस्वार में नहीं निकलती, चंद्र बिंदु में निकलती है। चंद्र बिंदु में, चंद्र बिंदु का दूसरा नाम आपको पता ही है, हिंदी में चंद्र बिंदु नाम का कोई जानवर है ही नहीं। क्या बोलते हैं? अनुस्वार और अनुनासिक। चंद्र बिंदु को क्या बोलते हैं? अनुनासिक। चंद्र बिंदु है ही नहीं, मेरा देखा हुआ शब्द नहीं है, मिलता ही नहीं किताबों के अंदर चंद्र बिंदु। अध्यापकों ने बता दिया कि ऊपर चांद की तरह आकृति है तो इसका नाम चंद्र बिंदु दे दो। नासिक, सॉरी, अनुस्वार और अनुनासिक, अनुनासिक चंद्र बिंदु का सही उच्चारण। नासिक के कौन कौन से आएंगे? कैवरक का पांचवा, चैवरक का पांचवा, टैवरक का पांचवा, तैवरक का पांचवा और पैवरक का पांचवा। संख्या पूछे तो बेटा कितनी हो गई? 5। ये नासिक के व्यंजन, नासिक के व्यंजन, व्यंजन करना बेटा इसको, नासिक के व्यंजन। ये रहा नासिक के व्यंजन, ये रहा, ठीक है। अब बेटा पांचवा प्रकार, पांचवा प्रकार कौन सा है? कोई भी ले लो, मैं ले रहा हूं अर्ध सवर। परिभाषा सुन लो, अर्ध सवर, ये सवरों की भांति व्यवहार करते हैं, इसलिए इनको अर्ध सवर कहा जाता है। ये और वह, परिभाषा क्या है? सवरों की भांति व्यवहार करते हैं, इसलिए इनको अर्ध सवर कहा जाता है। यह और वह। छठा प्रकार क्या था? परकंपित। परकंपित जीभ है वो बेटा कंपन करती है। कौन करती है कंपन? जीभ, याद रखना, जीवा है वो कंपन करती है। आप बोलोगे ना रे, तो जीभ आगे से कंपन करेगी, रे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? परकंपित। छठा प्रकार। सातवां प्रकार कौन सा है? परकंपित का दूसरा नाम है लुंठित। परकंपित का दूसरा नाम क्या है? लुंठित। परकंपित बोल दो या लुंठित बोल दो। फिर है बेटा सातवां प्रकार पार्श्विक। सातवां प्रकार कौन सा है? पार्श्विक। यहां भी सही करना है ये रहा। इस परकंपित को क्या कहा जाता है? परकंपित को लुंठित कहा जाता है। परकंपित को क्या कहा जाता है? परकंपित को लुंठित कहा जाता है, लुंठित, एक ही बात है। और ये कौन सा है फिर? कौन सा है? ये है पार्श्विक। पार्श्विक सातवां, सातवां प्रकार है वो कौन सा था? पार्श्विक था, पार्श्विक। इसकी परिभाषा क्या दोगे फिर? हवा है वो जीभ है, जीभ के दोनों तरफ से बाहर निकलती है। हवा है वो इस तरफ से भी जीभ के और इस तरफ से भी। पार्श्व का अर्थ होता है बेटा बगल में, इस और उस और, साइड बोल देते हैं जिसको इंग्लिश में, इस साइड से उस साइड से। हमारे यहाँ बगल बोलते हैं, हिंदी के अंदर बगल में, यानी पार्श्विक। हवा है वो जीभ के दोनों तरफ से बाहर निकलती है, तो क्या कहलाएगा? पार्श्विक कहलाएगा। कौन है? लय। और उसके बाद विद्यार्थियों अंतिम, अंतिम आठवां प्रकार कौन सा था? द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन, परिभाषा क्या दोगे भाई? ये दो व्यंजनों के गुण ग्रहण करते हैं। दो व्यंजनों के, दो व्यंजनों के गुण ग्रहण, दो व्यंजनों के गुण ग्रहण करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? द्विगुण व्यंजन। कौन कौन से हैं? अढ और अढ। डै डलिया और डै ढक्कन नहीं है ये। डै डलिया और डै ढक्कन तो ये होते हैं डै और ढ। अगर इनके नीचे नुक्ता लगा दे तो फिर ये बन जाते हैं द्विगुण व्यंजन। ये 8 प्रकार थे, आठों की परिभाषा हो गई। कौन कौन से वर्ण आते हैं वो भी हो गए। किसके आधार पर है ये ध्यान रखना? श्वास अवरोध के आधार पर। श्वास अवरोध बोल दो, चाहे श्वास में आने वाली रुकावट के आधार पर बोल दो, चाहे श्वास बाधा के अनुसार भी बोल दो, बाधा। 8 प्रकार हैं। कौन कौन से व्यंजन आएंगे इनकी परिभाषा हो गई। सत्य है, सत्य कथन पूछते हैं यहां से। व्यवस्थित पेच है उसमें बात करेंगे बेटा। और
6 मार्च वाले में। आपने मुझे सुना, अपना कीमती समय दिया। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।